नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश, दुनिया, समाज, राजनीति और आपके लिए जरूरी हर बड़ी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अयोध्या में नए युग का शुभारंभ। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया धर्म ध्वज। कहा, राम मंदिर ध्वजारोहण युगांतरकारी। भर रहे हैं सदियों के जख्म। 500 साल पुराना संकल्प हुआ पूरा। धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं। कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। विशेष सिक्का और डाक टिकट भी किया जारी। साइप्रस की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने की उपराष्ट्रपति से मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। संसदीय आदान प्रदान जारी रखने के महत्व पर जोर। हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसी मूल मान्यताओं पर आधारित। जयपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का आह्वान। भारतीय शिपयार्ड में बना हर भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाज भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रमाण। दिल्ली में समुद्र उत्कर्ष संगोष्ठी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। कहा, इस दशक के भीतर 100% स्वदेशी सामग्री उपयोग करेगा भारतीय शिपयार्ड। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की नगरी अयोध्या आज एक बार फिर श्री राम के रंग में नजर आई। मौका था श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराए जाने का, जो राम राज्य के आदर्शों का प्रतीक है और गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच भगवा ध्वज फहराया। ध्वज पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में बने शिखर पर फहराया गया। इस अनुष्ठान के साथ ही मंदिर का निर्माण औपचारिक रूप से पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर भगवान श्री राम और मां सीता की विवाह पंचमी के अभिजीत मुहूर्त पर पवित्र झंडे का आरोहण किया। यह ध्वज भगवा रंग का 10 फुट चौड़ा, 20 फुट लंबा और तिकोना है। इस पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह बने हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, यह भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा कि सदियों के घाव और दर्द आज भर रहे हैं और 500 साल पुराना संकल्प पूरा हो रहा है। अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है।
हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है, सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये धर्म ध्वज कर्म की प्रधानता, सामाजिक समानता और शांति का संदेश देगा। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा। यानी भेदभाव, पीड़ा, परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। साथियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, आरोपितम ध्वजम दृष्ट्वा, ये अभिनंदनित धार्मिकाः ते अपि सर्वे प्रमुच्यते महापातक कोटिभिः। यानी जो लोग किसी कारण मंदिर नहीं आ पाते और दूर से मंदिर के ध्वज को प्रणाम कर लेते हैं, उन्हें भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। युवराज श्रीराम से पुरुषोत्तम श्रीराम के सफर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक चेतना और सहयोग का आह्वान किया। यही वह नगरी है जहां श्री राम ने अपना जीवन पथ शुरू किया था। इसी अयोध्या ने संसार को बताया कि एक व्यक्ति कैसे समाज की शक्ति से, उसके संस्कारों से पुरुषोत्तम बनता है। जब श्री राम अयोध्या से वनवास को गए तो वे युवराज राम थे, लेकिन जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर के आए और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में महर्षि वशिष्ठ का ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र की दीक्षा, महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन, निषाद राज की मित्रता, मां शबरी की ममता, भक्त हनुमान का समर्पण, इन सब की अनगिनत ऐसे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए भी समाज की इसी सामूहिक शक्ति की आवश्यकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्त मंदिर पहुंचे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि मंदिर जाकर दर्शन किए। उन्होंने देवी अहिल्या, निषाद राज गुह और माता शबरी मंदिर में भी शीश झुकाए। प्रधानमंत्री ने शेषावतार मंदिर और मां अन्नपूर्णा के भी दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रीराम दरबार के दर्शन किए। उन्होंने भगवान रामलला की आरती और पूजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। यह अवसर मंदिर निर्माण के पूरा होने और सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है।
देश की जनता आज इस ऐतिहासिक पल की गवाह बन रही है। सुबह प्रधानमंत्री अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और फिर वहां से उनके वाहनों का काफिला रोड शो के रूप में रामपथ की तरफ बढ़ा। पूरे मार्ग पर विशेष सजावट की गई। मंदिर परिसर जाते समय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं समेत लोग रास्तों में दोनों ओर खड़े थे और उन पर फूल बरसा रहे थे। रामनगरी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। जय श्री राम और जय जय हनुमान के नारों के बीच अयोध्या वासियों ने प्रधानमंत्री के काफिले पर पुष्प वर्षा की। ध्वजारोहण के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण को एक नए युग की शुरुआत बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। उन्होंने इसके निर्माण में योगदान देने वाले सभी कर्मयोगियों का दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दिन उन संतों, योद्धाओं और राम भक्तों की अटूट भक्ति को समर्पित है जिन्होंने इस आंदोलन और लंबे संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिसका नतीजा मंदिर के निर्माण के रूप में सामने आया। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों की आत्मा को आज मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के बाद शांति मिली होगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर फहराया गया ध्वज उन सिद्धांतों का प्रतीक है जो व्यक्ति, परिवार और दुनिया भर में सद्भाव की प्रेरणा देते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि इस ध्वज के माध्यम से कुछ बुनियादी मूल्यों को ऊपर उठाया गया है। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। परम वैभव संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न और सबके लिए खुशी बांटने वाला, शांति बांटने वाला, सबको विकास के सुफल देने वाला भारतवर्ष खड़ा करना है। ये विश्व की अपेक्षा है, हमारा कर्तव्य है। मंदिर में श्री राम लला विराजमान है, उनका नाम ले और इस कार्य की गति हम बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में नवनिर्मित पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किया। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शंख पांचजन्य के सम्मान में स्मारक का निर्माण किया गया है, जो धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। ये विशाल शंख लगभग 5 से 5.5 टन वजनी और 4 से 5 मीटर ऊंचा है। शंख के आधार को 11 फीट ऊंचा बनाया गया है, जिसके चारों ओर सुंदर लाइटिंग और पत्थर की विशेष सजावट की गई है। इन पत्थरों पर श्रीमद् भगवद गीता के चुनिंदा श्लोक उकेरे गए हैं, जो आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश देंगे। ये कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ज्योतिसर में महाभारत अनुभव केंद्र पहुंचे और इसका लोकार्पण किया। महाभारत अनुभव केंद्र में कुल 5 थीम आधारित केंद्र बनाए गए हैं। ये गहन अनुभवनात्मक केंद्र है, जहां महाभारत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया है, जो इसके स्थायी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। महाभारत के दृश्यों को जीवंत करने के लिए इस अनुभव केंद्र में 3D मॉडलिंग, इंटरैक्टिव प्रदर्शनी और ऑडियो विजुअल तकनीक का उपयोग किया गया है, जहां पर महाभारत काल के कल्चरल और स्पिरिचुअल महत्व को दिखाया गया है।
लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस भव्य परिसर में महाभारत की कथा, दर्शन, इतिहास और विज्ञान को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से जीवंत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के अद्वितीय साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में समागम स्थल में गुरु साहिब का उन्होंने आशीर्वाद लिया, गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका और दान किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शबद कीर्तन में भी भाग लिया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया था। उन्होंने कभी धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया था। क्षेत्र की यह पवित्र भूमि सिख परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस भूमि का सौभाग्य देखिए, सिख परंपरा के लगभग सभी गुरु अपनी पावन यात्रा के दौरान यहां आए। जब 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी इस पवित्र भूमि पर पधारे तो उन्होंने यहां अपने गहन तप और निर्भीक साहस की छाप छोड़ी थी। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसे व्यक्तित्व इतिहास में बिरले ही होते हैं। उनका जीवन, उनका त्याग, उनका चरित्र बहुत बड़ी प्रेरणा है। मुगल आक्रांताओं के उस काल में गुरु साहब ने वीरता का आदर्श स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। सरकार 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव को मना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और मूल भावना का आधार है। पिछले 11 साल में सरकार ने सिख पावन परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में स्थापित किया है। हमारे गुरुओं की परंपरा हमारे राष्ट्र के चरित्र, हमारी संस्कृति और हमारी मूल भावना का आधार है। और मुझे संतोष है कि पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इस पावन परंपराओं को, सिख परंपरा के हर उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में भी स्थापित किया है। हमारी सरकार को गुरुओं से जुड़े पवित्र स्थलों को भव्यतम और दिव्यतम रूप देने का सौभाग्य भी मिला है। बीते 1 दशक में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु परंपरा के आयोजनों का हिस्सा बना। हमने सिख परंपरा के इतिहास और गुरुओं की शिक्षाओं को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है, ताकि सेवा, साहस और सत्य के ये आदर्श हमारी नई पीढ़ी की सोच का आधार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित एक प्रदर्शनी में पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ गुरु तेग बहादुर के जीवन से जुड़े प्रसंगों को देखा। एक दिन के कुरुक्षेत्र दौरे के आखिर में प्रधानमंत्री ब्रह्म सरोवर गए। उन्होंने ब्रह्म सरोवर में दर्शन और पूजा की। वो यहां आयोजित भव्य आरती में शामिल हुए। ये सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। प्रधानमंत्री का ये दौरा कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान हो रहा है। जय कुरुक्षेत्र धरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा, समता प्रेम के जल से, समता प्रेम के जल से जहाँ ब्रह्म सरोवर भरा, जय जय कुरुक्षेत्र धरा। पुष्पांजलि समर्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय शिपयार्ड जहाज निर्माण
और जहाज मरम्मत में बदलाव पर समुद्र उत्कर्ष सेमिनार में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्माणाधीन नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के लिए समुद्री व्यापार पर निर्भरता विशेष रूप से अधिक है। रक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का लगभग 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और लगभग 70% मूल्य के हिसाब से समुद्री मार्गों से होता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय शिपयार्ड वैश्विक वाणिज्यिक और दोहरे उपयोग वाले समुद्री उद्योग में भी प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभर रही है। Are increasingly coming to Indian shipyards for the complex refits, and this is a clear recognition of India's capability, reliability, and the cost competitiveness. Our ambition is clear. We want to become the preferred sustainment and repair hub for the entire Indo-Pacific region. And I would like to take this opportunity to highlight various fields that can be explored in the Indian shipbuilding sector. India's shipbuilding ecosystem today stands on the strength of the multiple world-class platforms that reflect our technological maturity and industrial depth. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र पर कहा कि सबके विचार आने चाहिए। जितने विचार आएंगे उतनी ही नीतियां पारदर्शी बनेंगी। उन्होंने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। तांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर व्यापक परामर्श होना चाहिए। सबके विचार आने चाहिए, सबके दृष्टिकोण आने चाहिए, सबके मत आने चाहिए। जितने सबके विचार, दृष्टिकोण, मत आएंगे, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, उतना ही हम बेहतर निर्णय करेंगे। सामूहिकता से निर्णय हमेशा कल्याण के लिए होते हैं, मिलकर होते हैं, और इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सदन चले, निर्बाध रूप से सदन चले, सब अपने अपने विचार को रखें, अपने दल की विचारधारा को भी रखें, लोगों की अपेक्षाएं रखें, आकांक्षाओं को रखें, अपने दृष्टिकोण को रखें, और यही एक लोकतंत्र का मंच है जहां पर सब विचार आ सकते हैं, और जितने विचार आएंगे उतना ही नीतियां पारदर्शी बनेगी, शासन में जवाबदेही आएगी, प्रशासन में जवाबदेही आएगी। इसलिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थाओं का सदन चलना निश्चित रूप से एक अच्छी परंपराएं रही है, और उसी परंपराओं को आगे भी निर्वाह करें, ऐसा मेरा सभी दलों से आग्रह भी रहता है। राजस्थान के दौरे पर जयपुर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज मणिपाल यूनिवर्सिटी में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसी मूल मान्यताओं पर आधारित है। ये केवल कानूनों का ग्रंथ नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र का मार्गदर्शक है। आज आवश्यक है कि हर युवा समझे कि राष्ट्र किन मूल्यों पर खड़ा है और उनमें उनकी क्या भूमिका है। मेरा मानना है कि जितना हम संविधान पढ़ेंगे, जानेंगे, उतना ही देश के प्रति हमारा समर्पण बढ़ेगा, देश के प्रति हमारा सेवा का भाव बढ़ेगा, देश के प्रति हमारी भागीदारी बढ़ेगी, सहभागिता बढ़ेगी। क्योंकि संविधान के अंदर हम मतलब सामूहिकता का भाव है, सबकी भागीदारी का भाव है, सबके योगदान का भाव है, और सबके सामूहिक योगदान के बिना हम देश की तस्वीर और तकदीर को नहीं बदल सकते। और यही हमारी संविधान की ताकत रही कि हमने सबकी भागीदारी, सब मिलकर सामूहिकता से काम करना, जहां हमारे संविधान में अधिकार है वहां कर्तव्य की भावना भी है। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों पर।
राष्ट्र कल संविधान दिवस मनाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। मुख्य समारोह दिल्ली स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और सांसद देश के पूर्वजों को याद करने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में लेबनान, मॉरिशस, सेनेगल, सऊदी अरब और घाना के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए राजस्व संग्रह अत्यंत जरूरी है। दिल्ली में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये राजस्व निधियां बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए हैं। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि कर संग्रह एक सुचारू प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें करदाताओं को न्यूनतम असुविधा हो। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में साइप्रस की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमेट्रियो के नेतृत्व में साइप्रस के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने भारत और साइप्रस के बीच दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए संसदीय आदान प्रदान जारी रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति को समकालीन आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के अनुरूप नागरिक विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों के बारे में जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रेलवे सुविधाओं को बढ़ाने, नए रेलवे प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने और चल रहे कामों को समय पर पूरा करने पर चर्चा की। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एक दूरदर्शी एकीकृत रोड मैप तैयार करना था। दोनों संगठनों ने अपशिष्ट जल निगरानी को जारी रखने और इसके विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए। बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी में रावल, अमरनाथ, नंबूदरी ने पारंपरिक रस्में निभाई और मंदिर के कपाट औपचारिक रूप से बंद कर दिए गए। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के भुज में बीएसएफ के पहले स्काई डाइविंग तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।